नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पॉलिटी विषय में अध्ययनरत थे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री, और पिछली क्लास में हमने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल जो प्रथम कार्यकाल था वहां तक अध्ययन कर लिया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल के अंतिम चरण में चल रहे थे। 1977 में जब मार्च 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई राजनारायण के सामने। तो वहाँ पर हमारी शिक्षण की प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ पर हमने अंतिम अपना विषय छोड़ा था। प्रथम कार्यकाल के बारे में कुछ बातें उनकी रह भी गई थी, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बात भी आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखनी है। 1977 में चुनाव हार गई राजनारायण के सामने, और 1971 में इंदिरा गांधी को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, भारत रत्न। ये उनके शासनकाल के बारे में आपको बातें ध्यान में रखनी है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित हुआ ही था इनके शासनकाल में। 12 सदस्यीय एक समिति बनाई थी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में, और उस समिति की सिफारिश के आधार पर फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया था। तो वो बातें हमने वहाँ पर कर ली थी। प्रधानमंत्री जो टॉपिक चल रहा है उसमें अब हम आगे इंदिरा गांधी से आगे जो शासनकाल में जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मोरारजी देसाई अगले जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोरारजी देसाई बनेंगे। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़े नेता रहे भाई, और हमेशा प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में अग्रणी रहे, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। मौका आगे जाकर मिलेगा 1977 में, 1977 से 1979। हालांकि अल्पकालीन समय के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो मोरारजी देसाई के बारे में सबसे पहले ये बात आती है, सबसे मोस्ट बात ये है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो मोरारजी देसाई को जाना जाता है। आगे इनके शासनकाल के बारे में और बात करें तो ये भाई कांग्रेस पार्टी छोड़कर ये जनता पार्टी में शामिल हुए, और जनता पार्टी के नेतृत्व में ही पहली बार भारत में गठबंधन सरकार भी बनी। कैसी सरकार? गठबंधन सरकार बनी थी। तो गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया मोरारजी देसाई ने 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में, और इनका जो जन्म दिवस है वो 29 फरवरी को आता है। जन्म दिवस कब आता है? 29 फरवरी को। तो ये भी ध्यान रखेंगे किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस 29 फरवरी को आता है, तो मोरारजी देसाई का। इनके शासनकाल की अगली बात करें तो इन्होंने अपने शासनकाल में 9 राज्य सरकारों को, इंदिरा गांधी ने 11 राज्य सरकारों को भंग किया था। 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। नौ राज्य सरकारों को इन्होंने क्या किया था? बर्खास्त किया था मोरारजी देसाई ने, जबकि 11 राज्य सरकारों को भंग किया था किसने? इंदिरा गांधी ने। ये ध्यान रखेंगे। और इनके शासनकाल की जो अगली बात है वो ये है कि भाई इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया 1991 में। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया? 1991 में दिया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान तो मिला ही, इसके अलावा पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान भी मिला हुआ है। तो भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है वो कौन है? मोरारजी देसाई है भाई। ये ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला था। इसके बाद में इनके शासनकाल में भाई इनके विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। विदेश मंत्री के रूप में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इनके विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी इनकी सरकार में। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1978 में यूएन
महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। यूएन महासभा को हिंदी में क्या किया था, संबोधित किया था या हिंदी में भाषण दिया था। तो हिंदी में यूएन महासभा में संबोधन देने वाले ये पहले व्यक्ति रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो मोरारजी देसाई सरकार में विदेश मंत्री के पद पर कार्य करते थे। उसके बाद में आगे इनके शासनकाल की अगली बात करें तो वो ये है कि इन्होंने 1978 में, मोरारजी देसाई ने 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको बीपी मंडल के नाम से जाना जाता है, बीपी मंडल, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए बीपी मंडल आयोग का गठन किया मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में, और 1979 से इसने कार्य करना शुरू किया था। और इसी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आगे जाकर फिर ओबीसी को 1990 में आरक्षण मिलेगा वीपी सिंह सरकार के द्वारा। तो 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल के नेतृत्व में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, वो भी मोरारजी देसाई सरकार में। इनके शासनकाल की अगली बात करें तो इनके शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित हुआ। 1978 क्या हुआ, पारित हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित हुआ इनके शासनकाल में। इनके बारे 44वां संविधान संशोधन के बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए भाई। संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत वो समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत थी, वो समाप्त हो गई थी। नया अनुच्छेद 300(a) जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। मंत्रिपरिषद की जो सलाह थी उसको पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, और उसमें यह भी जोड़ा गया था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये सारी बातें हुई थी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये मोरारजी देसाई सरकार के समय ही पारित हुआ था। और 1975 के आपातकाल की जांच हेतु 1975 में जो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल की जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 12वें न्यायाधीश थे भाई जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग गठित किया गया किन्होंने, मोरारजी देसाई की सरकार ने। आपातकाल की जांच हेतु जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। और इनके विरुद्ध क्या लाया गया भाई, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सदन में उसके ऊपर बहस हुई, लेकिन पारित होने से पहले इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या दिया, त्यागपत्र दे दिया पद से। अविश्वास प्रस्ताव के कारण पारित नहीं हुआ था भाई, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित होने से पहले ही इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और आगे जाकर फिर आपको पता है 1991 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित इनको किया जाएगा। और इनका जो समाधि स्थल है वो अभय घाट के नाम से ध्यान रखेंगे। समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, अभय घाट के नाम से। तो ये थे मोरारजी देसाई के बारे में कुछ प्रमुख बातें। एक बार आप पुनः देख सकते हैं, प्रधानमंत्री विषय हमारा चल रहा था और उसमें हम इंदिरा गांधी के प्रथम कार्यकाल तक अध्ययन कर चुके थे 1966 से 1977, और अगला कार्यकाल और आएगा। 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी, 1980 से 84 दूसरा कार्यकाल हम देखेंगे। तो बीच में 77 के बाद में 79 तक प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई।
भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर इनको जाना जाता है। भारत में पहली बार गठबंधन सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था और उसके बाद में इन्होंने अपने शासनकाल में 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। जन्म दिवस 29 फरवरी को, यानी 4 वर्ष से आता है भाई। किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस 4 वर्ष में एक बार आता है, तो मोरारजी देसाई का है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया 1991 में। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए पाकिस्तान भी इनको मिला है। और इनके शासनकाल में, इनके सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्य किया। 1978 में वाजपेयी जी ने यूएन महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। ऐसा करने वाले या हिंदी में संबोधित करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने अटल बिहारी वाजपेयी। और 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था इन्होंने फिर 1979 से अपना कार्य शुरू किया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 भी मोरारजी देसाई की सरकार के शासनकाल में ही पारित हुआ था। और 1975 में जो आपातकाल लगा, उस आपातकाल की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था इनके द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। पारित होने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दिया। इस कारण इनकी सरकार क्या हो गई भी, पतन हो गया। कहने का मतलब जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नया प्रधानमंत्री आएगा, नई मंत्रिपरिषद शपथ लेगी। और इनका समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, अभय घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगले जो प्रधानमंत्री आएंगे वो चौधरी चरण सिंह। कौन आएंगे भाई, चौधरी चरण सिंह आएंगे। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई सरकार के समय जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह दोनों उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब यहाँ पर सरकार का पतन हो गया तो उसके पश्चात चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से क्या बनेंगे भाई, प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ समय के लिए रहेंगे, 1979 से लेकर 80 तक ही इनका शासनकाल रहेगा। जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका शासनकाल रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले 1980 से 82 प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में आप ध्यान रखेंगे। यूपी के क्या रहे भाई, ये सीएम रहे, ये नहीं रहे थे यूपी के। आगे विश्वनाथ प्रताप सिंह रहेंगे भाई। इनका जन्म दिवस आता है 23 दिसंबर को। वर्ष 2019 में एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसान नेता के रूप में लोकप्रिय थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस आता है 23 दिसंबर को, जिसको भारतवर्ष में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। कांग्रेस के समर्थन से सरकार, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, एकमात्र ऐसे पीएम जो कभी लोकसभा में गए नहीं, लोकसभा का सामना ही नहीं किया इन्होंने। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा में कभी गए नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं चौधरी चरण सिंह जी। कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने अपनी सरकार बनाई। और जन्म दिवस 23 दिसंबर को आता है और वो भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जो समाधि स्थल है भाई, वो भी किसान घाट के नाम से जाना जाता है। समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, किसान घाट। ये भी ध्यान रखें। किसान शब्द आ रहा है, किसान नेता के रूप में चर्चित थे चौधरी चरण सिंह जी। तो इनके शासनकाल के बारे में कुछ ये 2-4 फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और एकमात्र भारतीय इतिहास के ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं गए, लोकसभा का सामना नहीं किया, वो थे चौधरी चरण सिंह जी। 1980 में पुनः चुनाव हुए। अब 1977 से 1980 के बीच में आपने देखा 2 प्रधानमंत्री आ चुके हैं।
किसी प्रकार से इन्होंने अपना शासनकाल पूरा नहीं किया, पूरे 5 वर्ष भी सरकार नहीं चला पाए। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिर गई। और उसके बाद में आगे पुनः भारतीय मतदाताओं का रुझान हुआ किसकी तरफ? इंदिरा गांधी की तरफ। यानी भारतीय जनता को इंदिरा गांधी की एक आदत सी हो गई, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को देखना चाहते थे भाई वापस पुनः भारतीय जनता। तो इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आई 1980 से लेकर 1984। इंदिरा गांधी के अगले कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल था इनका, दूसरा कार्यकाल 1980 से 1984। प्रथम कार्यकाल की बातें हम देख चुके हैं, वहाँ पर ये भी ध्यान रख लेंगे भाई 11 इन्होंने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। 1977 में चुनाव हार गई थी, रायबरेली से राजनारायण के सामने चुनाव हारी। चुनाव में इसकी क्या हुई? हार हुई, पराजय का सामना करना पड़ा था इंदिरा गांधी को। भारत की प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी 1977 में। और 1980 में फिर पुनः क्या बन गई? प्रधानमंत्री बनी, पुनः पीएम बनी। इनके शासनकाल की इस बार की जो बातें हैं भाई, इसमें मुख्य रूप से 1983 में इन्होंने RS सरकारी आयोग का गठन किया था। रणजीत सिंह नाम था, रणजीत सिंह सरकारिया। तो सरकारिया आयोग क्यों गठित हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु RS सरकारिया के नेतृत्व में सरकारी आयोग का गठन किया था। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल की बात है। और इस सरकारी आयोग ने फिर 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ये ध्यान रखेंगे। और इनके इस शासनकाल में 1982 में ज्ञानी जेल सिंह गृह मंत्री थे, त्यागपत्र दिया और भारत के क्या बन गए भाई? राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जेल सिंह। और इन्होंने अप्रैल 1984 में सियाचिन की पुनः प्राप्ति हेतु ऑपरेशन मेघदूत क्या चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो सियाचिन की प्राप्ति हेतु ऑपरेशन मेघदूत किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी भाई। इनके शासनकाल की अगली बात करें तो 1 से लेकर 3 जून 1984 को, 1 से 3 जून 1984 को खालिस्तान समर्थक विद्रोहियों के कब्जे से पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए, विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। खालिस्तान समर्थक था भाई, नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला। इसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हथियार, गोला बारूद वगैरह एकत्रित करना शुरू कर दिया था। तो 1 से 3 जून 1984 को खालिस्तान समर्थक जो विद्रोही थे जनरल सिंह भिंडरावाला, इसके नेतृत्व में इन्होंने पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कब्जा कर रखा था। यहाँ पर हथियार वगैरह जमा कर रखे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे। और इस
पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानी जो विद्रोही हैं इनके कब्जे से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था भाई। और भिंडरावाले और इसके जो समर्थक विद्रोही थे वो इस ऑपरेशन में क्या हो गए थे, मारे गए थे। और उसके पश्चात सिख जो समाज था उसके अंदर घृणा की भावना उत्पन्न हो गई इंदिरा गांधी के प्रति। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में किनके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के समय। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की जो हत्या है, इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा कर दी जाएगी। सिख अंगरक्षकों द्वारा उनके निवास पर ही कर दी जाएगी। कौन कौन थे, एक तो सतवंत सिंह और एक था बेअंत सिंह। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होगी। उन्हीं के सिख जो अंगरक्षक हैं उसके द्वारा। कौन कौन थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। और उसके बाद में इनका जो समाधि स्थल है वो भी ध्यान रखें भाई। समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे महिलाएं प्रतीक होती हैं भाई शक्ति की। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। और इनकी ये पुस्तकें भी ध्यान रख लेंगे इंदिरा गांधी की, माई ट्रूथ और इंटरनल इंडिया, ये इनकी पुस्तक हैं इंदिरा गांधी की। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रख लेंगे 1971 में भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न से सम्मानित रही। और इन्होंने 11 राज्य सरकारों को अपने शासनकाल में क्या किया था, बर्खास्त किया था। और इनके विरुद्ध 15 बार अविश्वास प्रस्ताव, कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव 15 बार लाया गया। सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव कुल प्रधानमंत्री 26 बार लाए गए हैं, उनमें 15 बार अकेली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन कभी भी पारित नहीं हुआ। तो ये इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं। एक बार इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल आप पुनः रिपीट कर लें। 1980 से 84 तक दूसरे कार्यकाल के रूप में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। 1977 में रायबरेली से चुनाव हार चुकी थी। 1980 में जब पुणे लोकसभा के चुनाव हुए तो वापस प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी पद पर काबिज हुई। 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अप्रैल 1984 में सियाचिन की पुनः प्राप्ति हेतु ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। और 1 से 3 जून 1984 को खालिस्तान विद्रोहियों के कब्जे से पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और जो खालिस्तान समर्थक था जनरल सिंह भिंडरावाला, इसके नेतृत्व में विद्रोहियों की यहाँ पर क्या हुई, मृत्यु हो गई, मारे गए ये सभी लोग। और सेना का यहाँ पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया भाई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के सिख जो अंगरक्षक थे उन्हीं के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी की पुस्तकें माई ट्रूथ और इंटरनल इंडिया के नाम से आप ध्यान रखेंगे। 1971 में भारत रत्न से सम्मानित हुई और इन्होंने अपने शासनकाल में 11 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। दोनों जो कार्यकाल थे उसको मिलाकर कुल 11 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। और सबसे ज़्यादा आपातकाल के दौरान, वो ध्यान रखें। 15 बार इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन कभी पारित नहीं हुआ था। तो ये इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं। मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे जब 31 अक्टूबर
1984 को इनकी हत्या हो जाएगी सिख अंगरक्षकों के द्वारा, सिख अंगरक्षकों के द्वारा। तो उसके पश्चात अगले जो प्रधानमंत्री आएंगे वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र हैं राजीव गांधी, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कब से कब तक? 1984 से लेकर 1989 तक। 1989 तक पूरे 5 वर्ष शासन रहेगा इनका। तो इनके शासनकाल की जो प्रथम बात है वो ये है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, आज तक इतना युवा प्रधानमंत्री भारत में नहीं बना है भाई। मात्र 40 वर्ष की आयु में देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, और इनको मिस्टर क्लीन के रूप में जाना जाता है। मिस्टर क्लीन के रूप में किस प्रधानमंत्री को जाना जाता है? तो राजीव गांधी को जाना जाता है। और इन्होंने 31 अक्टूबर, जिस दिन इनकी माताजी की मृत्यु हुई, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री पद की क्या ली? शपथ ली। शाम 6:15 पर इन्होंने प्रधानमंत्री पद की क्या ली? शपथ ली भाई। प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और उसके बाद में पंजाब में आपको पता है आतंकवाद था, सिख दंगे चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। सिख दंगों की जांच के लिए जस्टिस सीकरी और नानावटी आयोग का गठन किया। नानावटी आयोग का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो ये राजीव गांधी सरकार के द्वारा ही किया गया था, सिख दंगों की जांच करने के उद्देश्य से। अब जब ये प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद में अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री बने और दिसंबर 1984 में लोकसभा के क्या हुए? चुनाव हुए। लोकसभा के क्या हुए? चुनाव। दिसंबर 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस को 50% वोट मिले। कांग्रेस को 50% क्या मिले? वोट मिले। और इतिहास में पहली बार कांग्रेस को 415 सीटें, कितनी सीटें मिली? 415 सीटें मिली। आज तक ये रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है भाई, किसी भी पार्टी को इतिहास में 415 सीटें अभी तक एक तरफा नहीं मिली हैं। दिसंबर 1984 में ये कब हुआ? जब इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात चुनाव हुए। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो पहली बार 415 सीटें आई कांग्रेस पार्टी की और 50% से अधिक क्या मिले? वोट मिले थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद में 1985 में शाहबानोवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था भाई, शाहबानोवाद। और शाहबानोवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण भत्ता इसका क्या दिया था? अधिकार दिया था। मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण भत्ता पाने का अधिकार दिया था। शाहबानोवाद में मोहम्मद अहमद खान इनके पति थे और उन्होंने शाहबानों को क्या दे दिया था भाई? तलाक दे दिया था। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने इनको भरण पोषण भत्ता अधिकार प्रदान किया। और शाहबानोवाद में सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए इन्होंने मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 क्या किया? पारित किया था। और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा भाई आलोचना भी हुई थी राजीव गांधी की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शाहबानोवाद भी जुड़ा हुआ है किससे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल के समय। भरण पोषण भत्ता अधिकार मिला मुस्लिम महिलाओं को तलाक के पश्चात, लेकिन जब मुस्लिमों ने विरोध किया बड़े स्तर पर तो राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया। और
यहाँ पर फिर जो आरिफ मोहम्मद खान है उन्होंने मंत्री पद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र भी दे दिया था इसके विरोध में। तो ये भी ध्यान में रखना है। 1985 की ये बात है। और 1985 में ही 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन पारित हुआ। कब हुआ? 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 पारित हुआ था राजीव गांधी की शासनकाल में। और इसका संबंध दल बदल से जो संबंधित है 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची क्या की गई? संविधान में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985। और इसके अलावा 1985 से 1990 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे भाई। कांग्रेस के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ये ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी कांग्रेस के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे 1985 से 1990 तक। इनके शासनकाल से संबंधित और बातें करें, पंजाब में भाई जो आतंकवाद था, उग्रवाद था, वो काफ़ी ज़्यादा चरम पर था। तो 1985 में, जुलाई 1985 में पंजाब के एक संत थे, सिख संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में राजीव गांधी के मध्य क्या होता है? समझौता। इसको पंजाब समझौता कह सकते हैं या लोंगोवाल राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में बढ़ रही जो सिख आतंकवादी गतिविधियां थी उसको नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सिख जो नेता थे हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में क्या हुआ था? जुलाई 1985 में ये समझौता हुआ था। लेकिन अगस्त 1985 में हरचंद सिंह लोंगोवाल की पटियाला में क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। लोंगोवाल राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? 1985 में। ये आपके सामने है। उसके बाद में अगर और बात करें तो 1985 में पूर्वोत्तर में आसू के नेताओं के साथ में राजीव गांधी ने असम समझौता, राजीव गांधी ने क्या किया था भाई? असम समझौता। असम समझौता किया था पूर्वोत्तर की समस्या का समाधान करने के लिए। जो शरणार्थी समस्या थी उसका समाधान करने के उद्देश्य से 1985 में आसू का मतलब होता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ये आगे जाकर फिर एक राजनीतिक संगठन भी बनेगा। और इसके जो नेता हैं, इसके नेता, प्रमुख नेता प्रफुल्ल चंद्र महतो, ये आगे जाकर फिर असम के क्या बनेंगे भाई? मुख्यमंत्री भी बनेंगे। क्या बने? मुख्यमंत्री भी बने आसू के ही नेता। तो शरणार्थी समस्या के समाधान के लिए 1985 में आसू के नेताओं के साथ में राजीव गांधी ने कौन सा समझौता किया? असम समझौता किया। और ये जो असम समझौता है फिर कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1985 को। 15 अगस्त 1985 को असम समझौता क्या हुआ? लागू हुआ। और आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो प्रमुख नेता थे प्रफुल्ल चंद्र महतो आगे जाकर फिर असम के क्या बने? मुख्यमंत्री बने भी। और देख लीजिए पूर्वोत्तर की समस्या, मिजोरम की समस्या के समाधान के लिए, मिजोरम समस्या के समाधान के लिए मिजो शांति समझौता, मिजो शांति समझौता किया। 30 जून 1986 की बात है। मिजोरम समस्या के समाधान के लिए मिजो शांति समझौता। यहाँ पर भाई मिजोरम की समस्या काफ़ी
बड़ी थी, यहाँ आंदोलन चल रहा था लाल डेंगा के नेतृत्व में। एक नेता थे लाल डेंगा के नेतृत्व में यहाँ पर क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। तो इस मिजोरम की समस्या का समाधान करने के लिए राजीव गांधी ने मिजो शांति समझौता किया। किसके साथ में? MNF के साथ में। किसके साथ में? MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट के साथ में शांति समझौता किया राजीव गांधी ने 30 जून 1986 को। और इस मिजो शांति समझौते को लागू करने के लिए इस समझौते को लागू करने के लिए फिर 53वां संविधान संशोधन 1986 किया गया। 53वां संविधान संशोधन 1986 ये किया गया और इसके अंतर्गत मिजोरम के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया 371G और इसके अंतर्गत मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किए गए। क्या किए गए? विशेष प्रावधान। तो ये काफ़ी बड़ी समस्याएं थी। इन सभी समस्याओं का समाधान राजीव गांधी सरकार के समय किया गया। लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजोरम में एक बड़ा आंदोलन हुआ और यहाँ फिर मिजो नेशनल फ्रंट के साथ में मिजो शांति समझौता किया 1986 में और इसको लागू करने के लिए फिर 53वां संविधान संशोधन 1986 किया गया और मिजोरम के लिए भारतीय संविधान में 371G नामक नए अनुच्छेद का प्रावधान किया गया और मिजोरम के लिए इसमें अनुच्छेद 371G में विशेष प्रावधान किए गए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा भारत में राजीव गांधी के समय घरेलू स्तर पर आंतरिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी। काफ़ी हद तक इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई राजीव गांधी के द्वारा। और भारत में जो कंप्यूटर क्रांति उसके स्वतंत्रता के रूप में भी जाने जाते हैं राजीव गांधी। उसके बाद में बोफोर्स, स्वीडन से भाई भारत सरकार ने बोफोर्स तोप खरीदे। बोफोर्स तोप इनका इस्तेमाल कारगिल युद्ध में किया जाएगा फिर आगे। तो 1987 में स्वीडन से क्या खरीदे गए? बोफोर्स तोप खरीदे गए। और इटली का एक व्यवसायी था, उसका नाम था क्वात्रोची। ये इसमें बिचौलिया था, मध्यस्थ था भाई। इसी के माध्यम से डील हुई थी, ये समझौता हुआ था। बोफोर्स तोप खरीदे गए थे कहाँ से? स्वीडन से। और ये क्वात्रोची राजीव गांधी के मित्र थे। राजीव गांधी के क्या थे? मित्र थे। और ये जो डील हुई वो हुई थी कितनी? 1437 करोड़ की। 1437 करोड़ में स्वीडन से बोफोर्स तोप खरीदे गए। इटली के जो बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे, क्वात्रोची, उनके माध्यम से यह डील हुई थी 1437 करोड़ की। इस बोफोर्स तोप में ऐसा कहा जाता है कि क्वात्रोची से राजीव गांधी ने कितने? 64 करोड़ दलाली के रूप में लिए थे। 64 करोड़ रुपए दलाली के दिए क्वात्रोची ने। किसको? राजीव गांधी को। तो बोफोर्स तोप जो घोटाला है या दलाली है उसमें नाम आया किसका भाई? प्रत्यक्ष रूप से राजीव गांधी का। और आगे जाकर फिर इसका बड़ा कुप्रभाव भी पड़ेगा और राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो जाएंगे 1989 में। तो बोफोर्स तोप दलाली में राजीव गांधी का नाम आया। 64 करोड़ इनको दलाली के रूप में मिले, ऐसा माना जाता है। 1437 करोड़ की कुल क्या थी? डील थी भाई, समझौता था। और इस राजीव गांधी सरकार के जो रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर थे, क्या नाम था? वीपी सिंह। इन्होंने को अपने पद से त्याग पत्र दिया और ये क्या हो गए भाई? विपक्ष में चले गए, दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो गए वीपी सिंह। और आगे जाकर फिर ये देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे। और बोफोर्स तोप जो घोटाला है इसकी जांच के लिए भारत में पहली बार 1987 में पहली बार जेपीसी का गठन किया जाएगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति।
पहली बार भारत में जेपीसी का गठन कब किया गया? 1987 में बोफोर्स तोप दलाली जो था उसकी जांच करने के लिए बी शंकरानंद की अध्यक्षता में। इसके क्या थे भाई? इस संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में पहली बार भारत में जेपीसी का गठन किया गया था, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये राजीव गांधी के सरकार के शासनकाल के बारे में एक प्रमुख घटना है और इनके शासनकाल में एक प्रमुख घटना और भी है भाई। जब ये प्रधानमंत्री बने 31 अक्टूबर 1984 को, तो 2 दिसंबर की मध्य रात्रि को भोपाल गैस त्रासदी एक कांड भी हुआ था। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कीटनाशक बनाने की एक कंपनी थी, वहाँ पर जहरीली गैस का रिसाव हो गया और उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार व्यक्ति मारे गए थे। और आज भी उस क्षेत्र में जो प्राणी वनस्पति जो भी परिदृश्य है उसके ऊपर इस घटना का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलता है। उसका प्रमुख आरोपी था एंडरसन। उसकी कुछ समय पहले ही क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में वो जो कारखाना है वो बंद पड़ा है भाई। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना भी हुई थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 2-3 दिसंबर 1984 की बात है। अब देखिए आगे पंजाब की जो अगला जो घटनाक्रम है वो पंजाब में आतंकवाद की समस्या काफी चरम पर थी। उसका समाधान करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाए थे। 1986 और 1988 में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाए गए थे पंजाब में आतंकवाद समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से। उसके बाद में अगर और बात करें हम तो 1987 में श्रीलंका में लिट्टे विद्रोहियों LTTE हैं ये, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम। श्रीलंका में लिट्टे विद्रोहियों की समस्या का समाधान हेतु करने हेतु राजीव गांधी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने के साथ में एक समझौता किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने के साथ में क्या किया? समझौता किया। और इस समझौते के अंतर्गत भारत की शांति सेना कहाँ गई? 1987 में श्रीलंका गई। अब देखिए लिट्टे समस्या क्या थी भाई? प्राचीन काल से ही जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो तमिलनाडु के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर अक्सर अकाल पड़ जाया करता था, तो वहाँ के लोग श्रीलंका में चाय के बागानों में काम करने के लिए वहाँ चले जाते थे तमिल लोग। और धीरे धीरे जब वो काम करने वहाँ जाने लगे तो उन्होंने वहाँ पर काम के साथ साथ अपनी निवास स्थान भी श्रीलंका में ही बनाना शुरू कर दिया। अब जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ ब्रिटिश गुलामी से, तो उसके पश्चात जो तमिल और वहाँ के स्थानीय जो समुदाय हैं सिंगली, बहुत उनके बीच में विवाद हो गया। श्रीलंका के संविधान में सिंगलियों को ज़्यादा महत्व दिया गया, तमिलों को कम महत्व दिया गया, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी भाई कम हुआ करती थी। तो धीरे धीरे जब इनकी शासन में अवहेलना की गई, अधिकारों में अवहेलना की गई, तो इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम, लिट्टे के नाम से जाना जाता था। और ये जो लिट्टे विद्रोही थे वो अक्सर श्रीलंकाई सेना और सिंगलियों के साथ में क्या करते थे भाई? लड़ाइयाँ करते थे, युद्ध वगैरह संघर्ष करते थे, अपने अधिकारों की लड़ाई, अधिकारों के हक को लेकर ये लड़ाई लड़ते थे।
तो लंबे समय तक ये समस्या जारी रही। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने एक समझौता किया और समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि भारतीय जो शांति सेना है IPKF, इंडियन पीस कीपिंग जो फोर्स है, वो कहाँ जाएगी, श्रीलंका जाएगी और लिटे विद्रोहियों का दमन करेगी, उनको समझाएगी। लेकिन ये शांति सेना जब 1987 में जाती है तो शांति सेना और लिटे विद्रोही आपस में ही उलझ जाते हैं। किसी मकसद के उद्देश्य से शांति सेना श्रीलंका गई थी, लेकिन अपने आंतरिक लिटे विद्रोही और शांति सेना आंतरिक जो संघर्ष है उसमें उलझे रहे, किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाए। 1987 में भारतीय शांति सेना ने ऑपरेशन पवन जाफना प्रायद्वीप में चलाया था। ऑपरेशन पवन चलाया, क्या चलाया, ऑपरेशन पवन चलाया और लिटे विद्रोहियों का दमन किया। 1988 में मालदीव में लिटे विद्रोहियों आतंकवादियों का दमन करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। ऑपरेशन कैक्टस, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका कोई समाधान नहीं हो पाया और अंत में जाकर फिर 1991 में राजीव गांधी की जो हत्या होगी उसके पीछे भी इसी लिटे विद्रोहियों का हाथ माना जाता है। तो ये घटनाक्रम आपको ध्यान में रखना है। शांति सेना भेजी थी किन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के 1989 में शांति सेना पुनः कहाँ आ जाती है, भारत आ जाती है। और इनके शासनकाल में आपको पता है 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 पारित हुआ और इसके अंतर्गत आपको पता है जो मतदान की आयु है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। कई एग्जाम में आया है भाई कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये राजीव गांधी के शासनकाल में। और इसके अलावा 64वां संविधान संशोधन 1989, ये पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से लाया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देना। इस उद्देश्य से 64वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी सरकार के द्वारा ही लाया गया था। 65वां संविधान संशोधन भी लेकर आए थे 1989 में, और इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। नगर पालिकाओं को क्या देने की, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। लेकिन ये दोनों ही 64वां और 65वां संविधान संशोधन ये दोनों ही पारित नहीं हो पाए भाई, पारित नहीं हुई। इसके कारण ये थे कि 1989 में लोकसभा भंग हो गई। 1989 में लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई। लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक लंबित हो गए और उसके पश्चात विधेयक क्या हो गए भाई, समाप्त हो गए। तो इस कारण से आप देख सकते हैं राजीव गांधी सरकार के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की दिशा में कदम उठाया गया। तो राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक के तौर पर देखा जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जनक के रूप में किसको जाना जाता है, राजीव गांधी को जाना जाता है। और भारत में कंप्यूटर का जो स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री है वो भी राजीव गांधी को ही माना जाता है। और आपको पता है 1989 में जब चुनाव होंगे तो चुनाव में फिर कांग्रेस की क्या होगी भाई, हार होगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार नहीं बना पाई। 197 सीटें आई थी कांग्रेस की, उसके पश्चात भी ये सरकार नहीं बना पाए और इन्होंने, राजीव गांधी ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया था भाई। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 197 सीटें मिली, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। और फिर आगे जाकर 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरम्बदूर में
एक आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी एक चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ गए थे भाई, आत्मघाती बम विस्फोट, आत्मघाती बम विस्फोट में क्या हो गए, इनकी हत्या हो गई थी, मारे गए। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरम्बदूर में आत्मघाती बम विस्फोट में इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई थी। किनकी, राजीव गांधी की। तो इनका जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के रूप में आप ध्यान में रखेंगे। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं राजीव गांधी के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। 1989 में सत्ता से बाहर हो गए और उसके पश्चात आगे जो प्रधानमंत्री आएंगे वो आएंगे भाई वीपी सिंह। कौन आएंगे, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1989 से लेकर 1990 तक, 1989 से 90 तक देश के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। और आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री रहे। यूपी की क्या रहे, मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1980 से 1982 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार बनी थी, यानी राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया वीपी सिंह जी ने 1989 से 1990 के बीच में। और इनके समय अगस्त 1990 में इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को 27% क्या दिया, आरक्षण दिया। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। किन्होंने, वीपी सिंह जी ने। अगस्त 1990 में बीपी मंडल, जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग गठित किया गया था मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, उसकी सिफारिशों को लागू किसने किया, वीपी सिंह ने। ओबीसी को 27% क्या दिया, आरक्षण दिया। राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार थी इनके समय, उसका नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के ये प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। और इनकी जो सरकार का पतन है विश्वास मत के अभाव में, विश्वास मत के अभाव में इनकी सरकार का क्या होगा, पतन होगा। इसका कारण ये था कि भाई 1990 में के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के बड़े नेता थे, वो रथ यात्रा निकाल रहे थे और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उन्होंने बीजेपी के रथ यात्रा को रोक दिया था, आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और उसके पश्चात राष्ट्रीय जनता दल की सरकार वीपी सिंह जी को भी समर्थन दे रही थी। बीजेपी की सरकार भी किसको दे रही थी, वीपी सिंह जी की सरकार को समर्थन दे रही थी। तो अब बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार को कहा कि आप राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव, उनको कहें और आडवाणी जी को छोड़ दें। लेकिन वीपी सिंह जी ने नहीं कहा भाई, और कहा भी तो लालू प्रसाद यादव ने माना नहीं। और उसके पश्चात बीजेपी ने जब समर्थन ले लिया तो विश्वास मत की कमी हुई और उसके पश्चात इनकी सरकार का क्या हो गया, पतन हो गया। तो किस प्रधानमंत्री की सरकार विश्वास मत के अभाव में गिर गई थी या उसका पतन हो गया था, वीपी सिंह सरकार का। उसके बाद में अगले जो प्रधानमंत्री आएंगे वो आएंगे चंद्रशेखर। कौन आएंगे, चंद्रशेखर। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे 1990 से 1991। और भारत में युवा तुर्क के रूप में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं भाई। अपनी दृढ़ता, साहस और ईमानदार व्यक्तित्व के कारण इनको युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है। और इनके बारे में ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी इन्होंने। कांग्रेस के समर्थन से क्या बनाई, सरकार। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई इन्होंने, युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है। और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का सोना IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का सोना
गिरवी रखा था। क्या रखा? गिरवी रखा। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने भारत का सोना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में गिरवी रख दिया था? तो चंद्रशेखर रहे थे 1990 से 1991। काफ़ी अल्पकालीन शासक रहा था, युवा तुर्क के रूप में इनको जाना जाता है। और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे 1969 में ये दिल्ली से एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, यंग इंडियन साप्ताहिक पत्रिका। उसके क्या रहे थे? संपादक और संस्थापक भी रहे थे। 1969 से दिल्ली से यंग इंडियन नामक एक जो साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी उसके संपादक रहे चंद्रशेखर जी। और 1975 में जब भारतवर्ष में आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के नाम पर, तो इन्होंने एक डायरी लिखी थी। 1975 में आपातकाल के दौरान क्या लिखी? डायरी लिखी, मेरी जेल डायरी। 1975 में हिंदी में लिखी थी, मेरी जेल डायरी। तो इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, युवा तुर्क के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का सोना इन्होंने गिरवी रख दिया था। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया। 1969 में यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे। और 1975 में आपातकाल के दौरान इन्होंने एक डायरी लिखी थी हिंदी में, मेरी जेल डायरी। 1991 तक ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे जो प्रधानमंत्रियों के शासनकाल कुछ रह गए हैं भाई, उसको हम आगे देखेंगे।